नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री का विश्व व्यापार जगत को संदेश, कारोबार के लिए दी जाएगी सभी संभव सुविधाएं, नीतियों में स्थिरता का दिया भरोसा। विश्व बैंक ने भारतीय आर्थिक व्यवस्था में जताया विश्वास, कहा 2015 में विकास दर 6.5% तक रहने की उम्मीद। अगले 3 महीने में आएगी नई रक्षा खरीद नीति, रक्षा मंत्री ने कहा देश में सैन्य उपकरणों के निर्माण के लिए निवेश जुटाने पर होगा जोर। पेरिस में आतंकवाद के खिलाफ जुटा विश्व समुदाय, एकता रैली में 40 देशों के नेताओं समेत 15 लाख लोग शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक का ऐलान, विश्व कप के बाद वनडे से लेंगे संन्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वैश्विक निवेशकों के लिए स्थिर कर व्यवस्था, भरोसेमंद और पारदर्शी आर्थिक माहौल बनाने का भरोसा दिलाया है। रविवार को गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में उन्होंने भारत को कारोबार करने के लिहाज से सबसे आसान जगह बनाने का वादा किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर दुनिया से आतंकवाद को खत्म करने के लिए सभी से एकजुट होने पर जोर दिया। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बदलाव के रास्ते पर है। उन्होंने देश और विदेश से आए प्रतिनिधियों और नेताओं को भरोसा दिलाया कि भारत सरकार ने आर्थिक विकास को रफ्तार देने और रोजगार बढ़ाने के लिए अहम फैसले किए हैं। इससे भारत कारोबार करने के लिहाज से सबसे आसान जगह बनने जा रहा है। फर्स्ट डे माय गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग टू रिवाइव द इकोनॉमी. My government is committed to create a policy environment that is predictable, transparent and fair. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सरकार की ओर से आर्थिक मोर्चे पर उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए एकल खिड़की मंजूर व्यवस्था समेत कई नीतिगत फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री के भाषण पर राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रिया दी है। In the last 7 months, what they could achieve, that is just not tally with what their promises. The meeting, which ideally should have been discussed in the parliament first, and the parliament would decide. Without that, making unilateral announcement like this is not in the interest of our parliamentary democracy. सम्मेलन में शामिल भारतीय उद्योगपतियों ने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का स्वागत किया है। India is marching forward with a clear vision to emerge as a global power, even as most of the world is struggling with low growth. Our solar business and our retail businesses here in Gujarat. We will be continuing to grow our businesses here. On the anvil, our brownfield expansions at our cement plant in Sevagram, the VSF plants at Vilayat and Bharuch, and along with these expansions in our chemicals and metal plants here. सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया। उन्होंने आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं करने और उससे निपटने के लिए सभी को एकजुट होने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वाइब्रेंट गुजरात समिट निवेश बढ़ाने के अलावा दुनिया के देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से भी बेहतरीन मौका साबित हुआ। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने भारत के साथ कारोबार बढ़ाने पर जोर दिया, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने 2015 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.4% रहने की उम्मीद जताई है। वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टमेंट समिट में अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने सबका साथ सबके विकास के सरकार के नारे को बेमिसाल बताया। उन्होंने भारत के साथ व्यापार और कारोबारी रिश्ते और ज्यादा बढ़ाने की भी मंशा जताई। Prime Minister Modi's goal of increasing our country's annual trade 5-fold in the years ahead, and we want to expand our commercial ties and change the way our businesses talk with one another. आर्थिक विकास के लिहाज से भारत को ब्राइट स्पॉट बताते हुए विश्व बैंक अध्यक्ष जिम योंग किम ने समावेशी विकास की सरकार की पहल की सराहना की। उन्होंने 2015 में भारत की विकास दर 6.4% रहने की उम्मीद जताई। That India will be a bright spot in an otherwise mediocre global economic outlook. Its economy, according to our projections, is expected to grow 6.4% this year and even faster in 2016.
समिट के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून और विश्व बैंक के अध्यक्ष किम के साथ मुलाकात की। अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। Prime Minister has had very good bilateral meetings with the large number of people, including Mr. John Kerry, the Secretary of State of the US, the United Nations Secretary General Mr. Ban Ki-moon, and the President of the World Bank. अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा इस बार गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि हैं। माना जा रहा है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट में हुई चर्चाएं उनकी भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध बढ़ाने में और ज्यादा कारगर साबित होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे वैश्विक मसलों पर भारत से सशक्त भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर भारत की पहल की सराहना भी की। वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्ट समिट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने इस साल पेरिस में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट में भारत से व्यापक भूमिका निभाने की भी अपील की। I count on India's forward-looking leadership this year as governments from around the world seek to adopt a meaningful, equitable and universal climate change agreement in Paris. संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वडोदरा में 10 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से बचाने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाने की हिमायत की। Our vision and target through this Sustainable Energy for All initiative is, first of all, to provide universal energy access to all 7 billion people in the world by 2030. संयुक्त राष्ट्र महासचिव साबरमती में महात्मा गांधी के आश्रम में भी गए, जहां उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने रविवार को कहा कि वो 2-3 महीने में उद्योग अनुकूल रक्षा विनिर्माण और खरीद नीति पेश करेंगे। इससे देश में उपकरणों के विनिर्माण में विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ किया कि रक्षा क्षेत्र के लिए 20 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात बिल वहन करना मुश्किल है। इसमें कमी लाने के लिए केंद्र सरकार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। इसके तहत रक्षा विनिर्माण और खरीद नीति को उद्योग समर्थक बनाने पर काम चल रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कुछ उत्पादों की सूची बनाई है, जिनसे भारत अगले 2 सालों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। By 2016, I identify a list of items in defense sector, and by 2016 or 17, declare that they are not to be imported. They have to be manufactured in India in next 3 years, 2 years, depending. रक्षा मंत्री ने कहा कि भारी भरकम आयात बिल का देश की आर्थिक व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता है। पर्रिकर ने माना कि सामरिक वजहों से भी देश को रक्षा आयात पर निर्भर नहीं होना चाहिए। Strategy wise, no country can depend to entirely on import. Of course, some items will have to be imported. And therefore, defense procurement becomes very important factor. भारत रक्षा उपकरणों का प्रमुख आयातक देश है। हाल ही में सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में ढील के लिए कई कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री ने रक्षा खरीद नीति में मौजूद विसंगतियों को दूर कर कारोबारी माहौल बनाने पर भी जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय उड्डयन क्षेत्र एक बार फिर से कैटेगरी 1 में जाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। पिछले साल जनवरी में यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने सुरक्षा के आधार पर भारत को कैटेगरी 1 से हटाकर कैटेगरी 2 में रख दिया था, और अगर मार्च में भारत फिर से कैटेगरी 1 का दर्जा हासिल करने में कामयाब रहता है तो अमेरिका में भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के लिए नया बाजार खुल सकता है। भारत उड्डयन सेवा के सुरक्षा मानकों को पुख्ता करने के लिए सरकार कई मोर्चों पर सुधार कर रही है। गौरतलब है कि अमेरिकी उड्डयन नियामक इकाई इस साल मार्च में ऑडिट करेगी। इस इकाई ने पिछले साल जनवरी में भारत की रैंकिंग को कैटेगरी 1 से घटाकर कैटेगरी 2 कर दिया था। Internationally, into many countries, we are not able to increase the frequencies. We got frozen there, and we don't want a further downgrade because it would mean again Indian security not being able to perform.
So we'd like security to be meaningful. We'd like safety to get back to certain standards. भारत ने सुरक्षा मानकों पर खरा उतरते हुए 1997 में कैटेगरी 1 का दर्जा हासिल किया था, जो कि 16 साल तक बरकरार रहा। लेकिन कैटेगरी 2 में किए जाने के बाद भारत का स्थान पाकिस्तान से नीचे और जिम्बाब्वे और इंडोनेशिया के बराबर आ गया। FAA अमेरिका में उड़ान भरने वाली विमानन सेवा प्रदाताओं की समय समय पर जांच करता है। इस प्रक्रिया में सुरक्षा मानक, लाइसेंसिंग, पायलट सहित अन्य टेक्निकल स्टाफ की ट्रेनिंग और निरीक्षण प्रणाली की जांच की जाती है। You have to recruit the right person, you have to train them, you have to give them on job experience. The functions of the DGC are so complex, you have to give them those experience on the job, then they become mature. भारतीय एयरलाइंस की डाउनग्रेडिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सुरक्षित नहीं है। FAA ने जिस आधार पर डाउनग्रेड किया, उसमें सबसे बड़ा कारण था DGCA में कर्मचारियों की कमी, जो सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। कैटेगरी डाउनग्रेड भारतीय एयरलाइंस की अमेरिका में विस्तार की योजनाओं पर पानी फेर सकती है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कुछ और अहम खबरें। बिहार में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने राज्य में 185 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में रविवार को दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी की तरफ से 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के 3/4 सीटें जीतने की रणनीति पर चर्चा की गई। पार्टी ने बिहार में 75 लाख सदस्य बनाने का भी लक्ष्य रखा है। अमित शाह ने राज्य नेताओं से 31 मार्च तक सदस्यता लक्ष्य पूरा करने के लिए कहा है। बीजेपी अध्यक्ष 14 अप्रैल को पटना में रैली करके ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंच बनाने की कोशिश करेंगे। अमित शाह के साथ बैठक में सुशील कुमार मोदी, नंद कुमार यादव, मंगल पांडे समेत बिहार के कई नेता मौजूद थे। इसके अलावा राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी और शाहनवाज हुसैन ने भी चुनावी तैयारियों पर अपने विचार रखे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 40 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज करने में यहां कामयाबी मिली थी। 185 सीटों का टारगेट बनाया है जो बिहार में जीतेंगे, क्योंकि बिहार की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो मुख्यमंत्री का कोई वहां पे उम्मीदवार है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जीत करके आई थी। अब लोकसभा का चुनाव जरूर झूठे वायदे करके जीता गया था। भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की अनुपस्थिति का एहसास जरूर होगा। कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के समानांतर 22 जनवरी को अमृतसर में विशाल रैली करके बीजेपी को करारा जवाब देने की तैयारी में है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने साफ कर दिया कि 22 जनवरी का पूरा कार्यक्रम पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तहत ही होगा। हाल ही में अमरिंदर सिंह और बाजवा के बीच अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। अमरिंदर सिंह ने पार्टी आलाकमान से मिलकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा को हटाने की मांग तक कर दी। इस बीच अमरिंदर सिंह ने बीजेपी शिरोमणि अकाली दल को घेरने के बहाने अपनी ताकत दिखाने के नजरिए से 22 जनवरी को रैली करने का फैसला किया। अमित शाह भी इसी दिन अमृतसर में नशे के खिलाफ पार्टी के अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। अमरिंदर सिंह का कहना है कि वो रैली में ड्रग्स के मुद्दे पर बीजेपी की दोहरी नीति को बेनकाब करेंगे। असम के चिरांग जिले में मानस संरक्षित वन क्षेत्र से असम पुलिस, सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल के साझा अभियान में 12 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड सोंगबिजत गुट के हैं। इनकी गिरफ्तारी भारत भूटान सीमा से लगे इलाकों से की गई है। असम में दिसंबर में हुए हमलों के पीछे यही गुट था। इनसे हमलों के बारे में पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है। उग्रवादियों के पास से 4 AK-56 राइफल, 5 पिस्तौल समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। 23 दिसंबर को असम के 3 जिलों में 5 जगहों पर NDFBS के गुट ने 70 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी। हिंसा की वजह से कोकराझार, शोणितपुर, चिरांग और उदालगुड़ी जिले में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। 12টা কেডার ধরিব কারণে সক্ষম হইছো और কেডাৰৰ পৰা আমাৰ যথেষ্ট মাত্ৰাত আমি আৰ্মছ এমিনিশ্যন পাইছো। এইটো গোটাই অপাৰেশ্যনত এতিয়ালৈকে আমি जो আছে 4টা AK-56 পাইছো, 5টা পিস্তল পাইছো और 784 जो আছে জিন্দা গুলি পাইছো और ইয়াৰ ওপৰত 4টা গ্ৰেনেড পোৱা গৈছে।
फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद याद करेंगे स्वामी विवेकानंद को, उनकी जयंती पर। अदालतों को कागजी पुलिंदों के ढेर से मुक्त कराने के लिए ई कोर्ट परियोजना तेजी से काम हो रहा है इस पर। इसके तहत अदालतों में कागजी फाइलों की जगह कंप्यूटर आधारित सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। फिलहाल 13,000 अदालतों में कामकाज को कागजों से हटाकर कंप्यूटर की फाइलों में तब्दील कर दिया गया है और जल्दी 1,000 और अदालतों में ये सुविधा शुरू कर दी जाएगी। ई कोर्ट परियोजना की शुरुआत सेवाओं को तत्काल और समयबद्ध तरीके से मुहैया कराने के मकसद से शुरू की गई। सरकार मार्च 2015 तक 14,249 निचली अदालतों को ई कोर्ट परियोजना से जोड़ने जा रही है। शीतकालीन सत्र में राज्यसभा सांसद राजीव गौड़ा ने ई कोर्ट को लेकर सवाल किया था। इसके जवाब में कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने जानकारी दी कि फिलहाल 13,323 अदालतों को ई कोर्ट से जोड़ा गया है। ऑफ केसेस कम हो जाएगा और इसके बाद हमारा लीगल सिस्टम में कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। ओके, ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैं इस प्रश्न पूछा था और कार्य चल रहा है पर बहुत दूर जाना है अभी। निचली अदालतों के अलावा कई हाई कोर्ट को भी ई कोर्ट्स के दायरे में लाने की शुरुआत की गई है। इसके तहत लोग संबंधित कोर्ट की वेबसाइट में जाकर फीस देते हैं, जिसके बाद एक नंबर मिलता है। इस नंबर के जरिए याचिका भी दायर की जाती है और ये पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होती है। न केवल आपका जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है वो स्पीडी रहेगा, जल्द रहेगा, मोर सिग्निफिकेंटली आप लोगों को सहूलियत दे पाएंगे, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ पाएगी और जितनी हमारी एडजर्नमेंट्स वाली जो प्रॉब्लम है, पेंडेंसी वाली प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक आप इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसे रिड्यूस कर पाएंगे। जज को पूरे हज़ारों पेजेस पढ़ने नहीं पड़ेंगे, वो सर्च कर सकते हैं कि कीवर्ड्स क्या हैं और कौन से जजमेंट्स हैं, तो रफ्तार बहुत जल्दी चलेगी। जजेस पर बहुत कम स्ट्रेन पड़ेगा। पूरे देश की अदालतों को इस प्रणाली से जोड़ने और पूर्ण रूप से पेपरलेस बनाने की कवायद में फिलहाल वक्त लगेगा, लेकिन इस प्रक्रिया से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि लंबित पड़े करोड़ों मुकदमों का जल्द निपटारा करने में भी मदद मिलेगी। रविंद्र सिंह शोरान की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी के लिए। पुणे में चल रहे 5वें भारतीय छात्र संसद के दूसरे दिन रविवार को महिलाओं और गरीब बच्चों की शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। इस मौके पर सुपर 30 संस्थान के प्रमुख आनंद कुमार और तेजाब हमले की शिकार सोनिया चौधरी को हीरोज ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय छात्र संसद के दूसरे दिन तेजाब हमले के शिकार और एसिड अटैक के खिलाफ अभियान चलाने वाली सोनिया चौधरी ने युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने बदले की भावना को छोड़ने और लड़कियों को लेकर नजरिया बदलने पर जोर दिया। सोच को सकारात्मक रखें, निगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जब किसी की हेल्प करते हैं तो किसी मतलब से ना करें। बिहार के पटना में गरीब बच्चों के लिए आईआईटी में प्रवेश के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देने वाले आनंद कुमार सुपर 30 संस्थान चलाते हैं। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा को लेकर बदलाव आया है कि हमारे देश में शिक्षा के प्रति जो जागरूकता बनी है वो अद्भुत है। अब गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। भारतीय छात्र संसद की शुरुआत 2011 में हुई। इस मंच के जरिए राजनेता और विशिष्ट हस्तियां छात्रों और युवाओं से सीधा संवाद करते हैं। पुणे से अखिलेश सुमन के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। बात मौसम की। उत्तर भारत को ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है। ठंड और कोहरे से कई इलाकों में सामान्य जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ठंड को मद्देनजर रखते हुए सभी स्कूलों में 14 जनवरी तक की छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं कोहरे की वजह से 100 से ज्यादा ट्रेनें और आधा दर्जन उड़ानें देर से चल रही हैं। ये नजारा है उत्तर प्रदेश परिवहन की उन बसों का जो सवारियों से हमेशा गुलजार रहती थीं, पर ठंड के आलम ने सवारियों की संख्या को बेहद कम कर दिया है। रविवार की बात करें तो लखनऊ 3.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। कुछ ऐसा ही मौसम बरेली, वाराणसी और इलाहाबाद में भी था। दिल्ली में न्यूनतम तापमान तो 6 डिग्री के आसपास रहा, लेकिन अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री की कमी आने से ठंड का एहसास ज्यादा था। मुझे लखनऊ जाना हुआ है, लखनऊ जाना नीलांचल एक्सप्रेस है और अभी वो अपने समय से 3 घंटे लेट से चल रही है। उधर पहाड़ी इलाकों में भी ठंड का प्रकोप बदस्तूर जारी है। करगिल में सबसे कम तापमान -13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 2.2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया, जिससे डल झील जम गई।
हालांकि ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है, लेकिन आम कश्मीरी सर्दी से पैदा होने वाली बीमारियों से परेशान है। मौसम का मतलब ये खुश्कसाली हो गई तो इससे ज्यादा बीमारी हो गई, मतलब बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उसके खांसी है लग रही है इस वक्त, मतलब बहुत मुश्किल से मतलब इस वक्त ये सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। मौसम की मार सब्जियों पर भी पड़ी है। कई इलाकों में टमाटर की फसल खराब हो गई है। इस समय कोहरा इस तरह का पड़ा जो रात में जो काला पाला कहते हैं, उस काला पाले की वजह से पूरा नष्ट करीब हो गया है टमाटर। मौसम विभाग के माने तो आने वाले 2 दिनों में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में शीतलहर जारी रहेगी और मौसम ठंडा बना रहेगा। 14 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखाई दे सकता है, जिससे बारिश होने की भी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आतंकवाद के खिलाफ नाराजगी और एकजुटता जाहिर करने के लिए पेरिस की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। करीब 15 लाख लोगों ने 40 से ज्यादा विश्व नेताओं के साथ कदम ताल किया। ये रैली पेरिस में 4 दिन पहले हुए आतंकी हमलों में मारे गए 17 लोगों के सम्मान में निकाली गई। पेरिस की सड़कों पर हर ओर जन सैलाब था, लेकिन मौन, दुखी और दृढ़ निश्चय चेहरे साफ बयां कर रहे थे कि वे आतंकवाद से नहीं डरते। शर्ली एब्दो पर हुए हमले ने यूरोप को एक सूत्र में पिरो दिया। पेरिस की हर गली में मौजूद लाखों की भीड़ यूं लग रही थी मानो पेरिस विश्व की राजधानी बन गया हो। रैली में आए लोग देर रात तक सड़कों पर जुटे रहे। हर कोई एक ही बात कह रहा था, मैं शर्ली हूं, मैं पुलिस हूं और मैं ही मुसलमान हूं। इस रैली का नेतृत्व 40 से अधिक देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने किया। एकजुटता दिखाने के लिए सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सड़कों पर उतर गए। आतंकी हमलों में मारे गए लोगों के परिजन विश्व नेताओं के साथ रैली में सबसे आगे थे। यूरोपीय नेताओं के अलावा रूस और यूक्रेन के भी प्रतिनिधि रैली में थे। तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी एक ही लाइन में शामिल हुए। Je ne veux pas m'exprimer suffisamment parce que ma langue française ne suffit pas. यूरोपीय इतिहास की इस सबसे बड़ी रैली के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। रैली के रास्ते में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और सेना ने मोर्चा संभाला। रैली पर हमले की आशंका के चलते हर संदिग्ध वस्तु की जांच की जा रही थी। फ्रांस के हर शहर के अलावा दूसरे देशों में भी आतंक के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वॉशिंगटन डीसी, मैड्रिड, बर्लिन, न्यूयॉर्क, सिडनी, काहिरा, टोक्यो और लंदन में भी रैलियां हुई। लंदन के ट्रैफलगर चौक की मुख्य इमारत को फ्रांस के झंडे में रंग दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सिरिसेना ने सभी पार्टियों से देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश से गरीबी खत्म करना उनका पहला मकसद है। साथ ही देश को आर्थिक मोर्चे पर आगे ले जाने के साथ साथ सुशासन उनकी प्राथमिकता है। ये बात उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद आयोजित स्वागत समारोह के पहले भाषण में कही है। सिरिसेना हालिया चुनाव में भारी जन समर्थन हासिल करके श्रीलंका के 6ठे राष्ट्रपति बने हैं। एयर एशिया के दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स रविवार को जावा सागर में मिल गया। विमान के पिछले हिस्से के मलबे के नीचे से ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ है। खोजी दल ब्लैक बॉक्स को समुद्र से निकालने में जुटा हुआ है। सुरबाय से सिंगापुर जा रहे इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के ठीक 2 हफ्ते बाद ये कामयाबी हासिल हुई है। हादसे के वक्त विमान पर 162 लोग सवार थे। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में एक बस और एक तेल टैंकर में आमने सामने की टक्कर में मरने वालों की तादाद 62 पहुंच गई है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। टैंकर से टकराने के बाद बस में आग लग गई, जिससे ज्यादातर मौतें आग में जलने की वजह से हुई। यह हादसा रविवार को सुपर हाईवे पर हुआ। उस समय बस कराची से शिकारपुर जा रही थी। बस ओवरलोडेड थी और उसकी छत पर भी यात्री बैठे हुए थे। पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक विश्व कप के बाद वनडे और T20 से संन्यास ले लेंगे। मिसबाह ने कल लाहौर में कहा कि उन्होंने इस बाबत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सूचित कर दिया है। मिसबाह ने कहा कि विश्व कप के बाद सीमित ओवरों के क्रिकेट को अलविदा कहने और टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने का यही सही समय है। मिसबाह 2010 से पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान
2011 से वनडे कप्तान हैं। 41 साल के मेजबान ने अब तक 153 वनडे और 4,669 रन, इसके अलावा 39 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 778 रन बनाए हैं। माफ कीजिएगा, 788 रन बनाए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देश आज स्वामी विवेकानंद की 152वीं जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके स्वामी विवेकानंद को नमन किया। उन्होंने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान भी किया है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व बंधुत्व और शांति के भारतीय दर्शन के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाया था। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुई विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद का ये वही संदेश है जिसके माध्यम से उन्होंने पूरे अमेरिका और यूरोप का दिल जीत लिया था। दुनिया भर में भारतीय संस्कृति को गौरव और सम्मान दिलाने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 फरवरी 1863 को हुआ था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन के जरिए भारतीय संस्कृति के विश्व बंधुत्व और मानव सेवा के मूल्यों को दुनिया भर के लोगों के बीच पहुंचाने में अहम योगदान दिया। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे युवा भारत के प्रतीक के तौर पर भी माने जाते हैं। युवाओं के बीच उनके विचार बेहद लोकप्रिय हैं। आतंक और हिंसा से करा रही दुनिया में शांति और अमन के उनके संदेश की प्रासंगिकता आज के परिदृश्य में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज अमरीश पुरी की पुण्यतिथि भी है। खलनायकों में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अमरीश पुरी को आइए याद करते हैं। मोगेम्बो खुश हुआ। लुच्चे, आई यादाश्त वापस के थोड़ा नाश्ता और दूं। शायद एक और चाटा गाल पर पड़ते ही याद आ जाए कि तू किशन है। मैं किशन नहीं हूँ। तू किशन नहीं है? मैं किशन नहीं हूँ। तू किशन नहीं है? मैं नहीं हूँ। नहीं है? मैं नहीं हूँ बोला, किशन नहीं हूँ बोला। कितनी बार चाटा। अगर नहीं है तो मार मेरे गाल पर एक। मार। अगर तू किशन नहीं है तो धर दे मेरे मुंह पर एक। मार। सूरज से तुम शायर तो नहीं लगते हो। ये हैट, ये पेंट, ये कोट, शायर तो चीथड़ों में रहते हैं। मुख्यमंत्री क्या होता है जानते हो? आज तक एक बार भी सीएम के ऑफिस में आए हो? वहां की चौखट पार की है तुमने? आकर देखो कि दिन में कितने लोग मिलने के लिए आते हैं, रोते हैं, सवाल पूछते हैं, धन्यवाद करते हैं, पैर छूते हैं, मालाएं पहनाते हैं, गालियां देते हैं। जानते हो कितना कुछ झेलता हूं मैं? जो सीएम की कुर्सी पर बैठता है ना, वही जानता है। जब कभी कोई दंगा फसाद या कुछ ऐसा होता है तो जज्बाती होकर जल्दबाजी में मैं एक तरफा फैसला नहीं करता। मैं पहले फसाद की जड़ तक पहुंचता हूं और फिर से सुलझाता हूं। तुम्हारी तरह हवा में सवाल नहीं पूछता, और यही मैंने उस दिन किया। आइए अब आखिर में एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री का विश्व व्यापार जगत को संदेश, कारोबार के लिए दी जाएगी सभी संभव सुविधाएं, नीतियों में स्थिरता का दिया भरोसा। विश्व बैंक ने भारतीय आर्थिक व्यवस्था में जताया विश्वास, कहा 2015 में विकास दर 6.5% तक रहने की उम्मीद। अगले 3 महीने में आएगी नई रक्षा खरीद नीति, रक्षा मंत्री ने कहा देश में सैन्य उपकरणों के निर्माण के लिए निवेश जुटाने पर होगा जोर। पेरिस में आतंकवाद के खिलाफ जुटा विश्व समुदाय, एकता रैली में 40 देशों के नेताओं समेत 15 लाख लोग शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक का ऐलान, विश्व कप के बाद वनडे से लेंगे संन्यास।